हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण विधि एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है जिसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय करने की केंद्रीय सरकार की क्या शक्तियां हैं। केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां इसमें हैं पर्यावरण संरक्षण और सुधार उपाय के लिए। तो ये सब्जेक्ट एलएलबी थर्ड ईयर का पर्यावरण विधि एनवायरमेंटल लॉ। इसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार देना है, जैसा हम आपको बताएं उस प्रकार आप उत्तर देंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। यह प्रश्न इस प्रकार भी इसमें दो प्रश्न आपको आज हम बता रहे हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी है, दो प्रकार से है। तो एक ही प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आपको लिखना है कि भारत में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरणीय संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस चुनौती से निपटने हेतु संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा तो सरकार ने संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसकी धारा 3 से 6 तक के प्रावधान में केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण, नियंत्रण तथा सुधार के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं। तो आपको शुरुआत में ये लिख देना है। अब इसमें शक्तियां हैं, तो इसमें सामान्य शक्ति, पहले एक सामान्य शक्ति है, उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ आएंगी। पहले सामान्य शक्ति में आपको लिखना है, धारा 3 में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने, उसे सुधारने और प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं शमन के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है, आवश्यक सभी कदम उठा सकती है। मतलब वापस से पढ़ लीजिए। धारा 3 में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने, उसे सुधारने और प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं शमन के लिए आवश्यक सभी कदम उठा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित उपबिंदु सम्मिलित हैं। मतलब इसके सामान्य शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं। समन्वय स्थापित करना, इसमें पहला बिंदु, सबसे पहले आप बिंदु लिख दीजिएगा सभी। मैंने आपको बिंदु बाद में एक एक करके लिखे हैं, लेकिन आप एक साथ पूरे बिंदु लिख दीजिएगा, उसके बाद उनका वर्णन कीजिएगा। पहला है समन्वय स्थापित करना, ये है सामान्य शक्तियों में पहला है समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों, अधिकारियों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, जिससे पर्यावरणीय योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से लागू हो सके। समन्वय स्थापित करना पहला, इसमें सामान्य शक्ति में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना व लागू करना। पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बना सकती है और उन्हें लागू कर सकती है। तीसरा, इसमें सामान्य शक्तियों में मानक निर्धारण है। जलवायु, ध्वनि, भूमि आदि की गुणवत्ता हेतु केंद्र सरकार विभिन्न दृष्टिकोण से मानक निर्धारित कर सकती है। चौथा है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपके इसमें एग्ज़ाम में आएंगे और आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। चौथा है उत्सर्जन और निस्सरण के मानक। प्रदूषणकारी स्रोत, उद्योगों, संयंत्रों आदि से होने वाले उत्सर्जन व निस्सरण हेतु मानक तय किए जा सकते हैं। पांचवा है, इसमें निषिद्ध क्षेत्रों में उद्योग पर प्रतिबंध। सरकार का किसी क्षेत्र को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जोन घोषित कर वहाँ पर औद्योगिक क्रियाओं पर प्रतिबंध या शर्तों के साथ अनुमति दे सकती है। ये निषिद्ध क्षेत्रों में उद्योग पर प्रतिबंध। अगला है दुर्घटनाओं की रोकथाम व उपाय। प्रदूषणकारी दुर्घटनाओं से निपटने हेतु प्रक्रिया और रक्षोपाय निर्धारित किए जा सकते हैं। अगला है परिसंकट में पदार्थों का नियमन। ऐसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, उपयोग या परिवहन के लिए केंद्र सरकार प्रक्रिया तय कर सकती है। ये भाषा मैंने बहुत सरल लिखी है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। अगला है परीक्षण एवं मूल्यांकन। प्रदूषणकारी उत्पादों, प्रक्रियाओं, संयंत्रों का परीक्षण व मूल्यांकन कराया जा सकता है। अगला है अनुसंधान व शोध। पर्यावरणीय संकटों से निपटने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन कराए जा सकते हैं।
अब अगला है निरीक्षण और निर्देश देना। सरकार किसी परिसर या इकाई का निरीक्षण कर सकती है तथा उचित दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अगला है प्रयोगशालाओं की स्थापना व मान्यता। पर्यावरण विश्लेषण हेतु सरकारी प्रयोगशालाओं की स्थापना और निजी संस्थानों को मान्यता दी जा सकती है। अगला है सूचना संग्रहण व प्रचार प्रसार। प्रदूषण से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं एवं जागरूकता हेतु उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। अगला है मार्गदर्शिकाएं व संहिताएं बनाना। पर्यावरण संरक्षण हेतु गाइडलाइन, कोड्स एवं नियम पुस्तिकाएं तैयार की जा सकती हैं। सभी आवश्यक कदम उठाना। पर्यावरण अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार की ये शक्तियां हैं कि अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। इसमें अब जान लेते हैं प्रासंगिक निर्णय कौन कौन से आए हैं इसमें। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय जानकारी का प्रचार सरकार का कर्तव्य है। अब इसमें दूसरी शक्ति है। इसमें पहली शक्ति हमने देखी क्या थी, पहली शक्ति थी इसमें सामान्य शक्तियाँ थी। दूसरी शक्ति है इसमें अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति है। इसमें धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार पर्यावरण के संरक्षण हेतु अधिकारियों की, एजेंसियों की या प्राधिकरणों की नियुक्ति कर सकती है जिन्हें विशेष क्षेत्र में अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना होता है। प्रासंगिक उदाहरण इसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जैसे निकायों को अधिनियम के तहत सशक्त किया है। अगली शक्ति है निर्देश देने की शक्ति। धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, उद्योग, विभाग या प्राधिकरण को पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश दे सकती है। ऐसे निर्देशों का पालन अनिवार्य है। महत्वपूर्ण निर्णय इनमें है सच्चिदानंद पांडे बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सरकार को कठोर निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। चौथा है इसमें शक्ति है नियम बनाने की शक्ति। धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा निम्न विषयों पर नियम बना सकती है। वो विषय हैं जल, वायु, ध्वनि आदि के मानक निर्धारण करना, परिसंकट में पदार्थों के व्यवहार की प्रक्रिया, क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं पर रोकथाम एवं उपचार। अब इसमें भी महत्वपूर्ण निर्णय था जेकब बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में कहा गया है कि पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु नियम निर्माण सरकार का कर्तव्य है। अब इसमें सबसे अंत में आपको लिख देना है एक निष्कर्ष के तौर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण व शमन के लिए अत्यंत व्यापक, लचीली एवं प्रभावशाली शक्तियाँ प्रदान करता है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार न केवल नियम बना सकती है बल्कि उन्हें लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। न्यायालय ने भी समय समय पर इन शक्तियों की पुष्टि की है और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 48A एवं 51AG के अनुसार बताया है। तो ये आज हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं पर्यावरण संरक्षण और सुधार के उपाय के हेतु। केंद्र सरकार की जो शक्तियां आज हमने आपको बताई, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु करने की केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं, या फिर यूँ आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी है। ये है एनवायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि LLB 3rd ईयर का पेपर है। आप जैसे ही प्रश्न लिखें उसमें अधिनियम का जिक्र ज़रूर करें ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है, उसको पता है कि कौन सा इसमें अधिनियम आता है, कौन सा एक्ट है इसमें। तो इसमें आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, अभी चल भी रहे होंगे एग्ज़ाम, और सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होंगे और शायद ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो इसमें आपको पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में। पहली सामान्य शक्ति में है 1 2 3 ये पॉइंट हैं, दे रखे हैं, इतने सारे पॉइंट हैं, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति दूसरा पॉइंट है, निर्देश देने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्तियां हैं, और फिर महत्वपूर्ण निर्णय भी आप इसमें बता सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष आप इसमें लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा और आप इसे वापस रिपीट करके देख सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए
यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।